मेरा नाम कोमल है, मेरी उम्र 25 साल है। लेकिन जब मैं 11 साल की थी, तब मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। जब मैं 11 साल की थी, तब मैं बहुत मासूम थी और अपने माता-पिता की लाडली थी। मेरे 2 भाई थे, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही थी। मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता था। ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि एक दिन इतनी तेज़ हवा का झोंका आएगा और मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। यहाँ तक कि मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से मैं पल-पल सिसकती रहूँगी। 11 साल की उम्र में ही मुझसे मेरी इज़्ज़त छीन ली जाएगी। मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेला जाएगा, जिसकी वजह से मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। सर उठाकर ज़िंदगी को जीने के काबिल नहीं रहूँगी। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक दिन था, जब सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे स्कूल भेज दिया था, क्योंकि उस दिन मेरा इंग्लिश का टेस्ट था और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी था। मेरी मम्मी मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थी। मैं अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। दोनों भाई मुझसे बड़े थे। पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन मेरी मम्मी का कहना था कि मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊँगी और किसी काबिल बनाऊँगी। जबकि मेरे पापा एक बड़ी-सी कंपनी में नौकरी किया करते थे और मेरे पापा ने सोच रखा था, भाई जैसे ही बड़े हो जाएँगे, पापा उनको अलग से बिज़नेस करवा देंगे। मम्मी-पापा बहुत चाहते थे कि मेरे दोनों भाई भी पढ़ लिख जाएँ, ज़्यादा नहीं तो ग्रेजुएशन तक तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें। लेकिन दोनों ही इस खेल में इतने मग्न रहते थे कि पढ़ना ही नहीं चाहते थे। ज़िंदगी इसी तरह से हँसी-खुशी गुज़र रही थी। मेरा टेस्ट था और आज मेरी सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं थी। मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी। कुछ दिनों से मैं भी अपने भाइयों के साथ खेल में ज़्यादा ध्यान देने लगी थी और आज जब मैं अपनी तबीयत की वजह से मम्मी को स्कूल जाने से मना कर रही थी, तो मम्मी को यही लग रहा था कि मैं खेलने की वजह से स्कूल जाने से इनकार कर रही हूँ। मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे स्कूल भेज दिया। सुबह के समय मुझे पापा स्कूल छोड़ने के लिए जाया करते थे और दोपहर को स्कूल से मम्मी लेने आती थी। आज सुबह से ही मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मम्मी ने मुझे सुबह ही कह दिया था कि आज तुम स्कूल की लड़कियों के साथ घर आ जाना। वैसे भी स्कूल हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, करीब में ही था। हमारे आस-पास में रहने वाली बहुत सारी लड़कियाँ मेरे स्कूल में पढ़ती थी। मम्मी के इतना कहने पर मैं मान गई थी और स्कूल चली गई। मगर ना जाने क्यों आज सुबह से ही मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मम्मी ने ज़बरदस्ती स्कूल तो भेज दिया था, ना ही मेरी तबीयत ठीक थी और ना ही पढ़ाई पर ध्यान था, क्योंकि टेस्ट की भी कोई तैयारी नहीं थी। मैं तो छुट्टी ही करना चाहती थी, लेकिन मम्मी ने छुट्टी नहीं करवाई और फिर मैं स्कूल आ गई। टेस्ट में भी जो कुछ आता था वह लिख दिया, बाकी जो नहीं आता था वह सब कुछ छोड़ दिया। छुट्टी का समय हुआ तो मैं घर आने लगी। मैंने सोचा घर पास में ही है तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ। मेरे साथ वाली सारी लड़कियाँ एक-एक करके अपने-अपने घर को जा चुकी थी, जबकि स्कूल से बाहर ही आइसक्रीम का ठेला खड़ा हुआ था। मैं वहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए रुक गई थी। उसके बाद मैंने देखा कि आगे ही एक जनरल स्टोर पर बड़ी ही खूबसूरत सी डायरी रखी हुई थी। मैंने वह डायरी भी खरीद ली, इसलिए मुझे घर जाते-जाते देर हो गई थी। चलते-चलते मैं अपने स्कूल से थोड़ी-सी दूर पर आ गई थी। तभी अचानक एक गाड़ी आई और उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती खींचकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैं छुड़ाना चाहती थी, मगर वह जवान लड़के थे, उन्होंने मेरे मुँह पर हाथ रख दिया। वह लोग नशे में लग रहे थे। अब यह 5 लड़के थे। मुझे कार में बिठाकर ना जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। गाड़ी लगातार चलती जा रही थी। मैं ज़ोर-ज़ोर से चीखने की कोशिश कर रही थी। उन लोगों ने मेरे मुँह पर हाथ रख दिया था। मेरी आँखों से आँसू निकल रहे थे। मेरे कंधों से मेरा बैग भी उतार कर फेंक दिया गया था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ? जब इन लड़कों ने मुझे गाड़ी में बैठाया था, तब शायद मुझे किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आ रही थी, वह सुनसान इलाका था। ना जाने कि ये लोग
मुझे अपने साथ कहाँ लेकर जा रहे थे। मेरी आँखों से लगातार आँसू निकल रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैं मन ही मन अपने मम्मी-पापा को बहुत याद कर रही थी। मन कर रहा था कि वह लोग मुझे इन दरिंदों से बचाकर अपने साथ ले जाएँ, मगर उनको तो पता ही नहीं था कि उनकी बेटी कहाँ चली गई है। तो फिर वह लोग मुझे कैसे बचा सकते थे? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़े ही दूर पर आने के बाद गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर आकर रुक गई थी और फिर इन पांचों लड़कों ने एक-एक करके गाड़ी से उतरना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे भी गाड़ी से उतार दिया। मैं इन लड़कों के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, भैया प्लीज मुझे मेरे मम्मी पापा के पास लेकर चलो। आप लोग मुझे कहाँ ले आए हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। वह लड़के मेरी बात सुनकर कहने लगे, हम तुम्हारे भाई नहीं हैं। तुम इतनी सी उम्र में इतनी खूबसूरत हो। जवान होने के बाद तुम ना जाने कि अपनी खूबसूरती से कितने लड़कों का दिल बेहाल करोगी। लेकिन हम अभी से ही तुम्हारी खूबसूरती का मजा चखना चाहते हैं। उस समय मैं उन लोगों की बात का कोई मतलब समझ नहीं पाई थी कि आखिर वह क्या कहना चाह रहे हैं। मैं फूट-फूट कर रो रही थी, मगर कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। यह सारे ही लड़के 17 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के ही थे। इनमें से एक लड़का जिसका नाम आशीष था, वह बार-बार यही कह रहा था कि इस लड़की को सिर्फ मेरे हवाले कर दो। तुम लोग प्लीज कोई जवान लड़की लेकर आ जाओ। मुझे लड़की बहुत सुंदर लग रही है, मगर वह लड़के मान ही नहीं रहे थे। हाँ, पर उन लोगों में यह बात जरूर तय हो गई थी कि सबसे पहले आशीष इस लड़की का फायदा उठाएगा और उसके बाद हम लोग। फिर वो लोग मुझे घर के अंदर लेकर चले गए, जहाँ घर खाली पड़ा हुआ था। शायद इन लड़कों में से ही किसी का घर था। इस घर में कोई भी नहीं रहता था। वह लोग जबरदस्ती मुझे घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गए। फिर सबसे पहले आशीष नाम का लड़का मेरी इज्जत खराब करने के लिए कमरे में अंदर आ गया था। मैं तो कमरे के एक तरफ को खड़ी हुई रो रही थी और अपने आंसू साफ कर रही थी। मैं बार-बार कह रही थी, प्लीज भैया मुझे जाने दो। आप यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हो? मगर वह लड़का नशे की हालत में मेरे पास आया और जबरदस्ती मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा और फिर उसने मेरी इज्जत खराब कर दी। मैं मासूम बची थी। इस उम्र में यह सदमा मैं बर्दाश्त न कर सकी। आखिरकार एक दरिंदे ने मेरे साथ अपनी हवस पूरी कर ली थी। उसके बाद बाकी 4 भी कमरे में आए और उन्होंने भी एक-एक करके मेरे साथ अपनी हवस को पूरा किया। मैं बेहोश हो चुकी थी। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैं जख्मों से चूर हो चुकी थी। मेरे शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान मौजूद थे। जब मैं बेहोश हो गई, तब मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ था। मगर मैं इतना ज़रूर जानती थी कि जब मैं होश में आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ से तड़प रही थी। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी दहकते हुए बिस्तर पर लिटा दिया गया है, जिस पर मैं लेटकर मुझे होश में आने के बाद तकलीफ का अंदाज़ा साफ हो रहा था। मैंने जब आँख खोलकर देखा, तो मेरे इर्द-गिर्द मेरे घरवाले खड़े हुए थे। मेरे मम्मी-पापा और दोनों भाई, सब लोगों को मेरे बारे में पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी मम्मी तो बुरी तरह से रो रही थी, जबकि पापा की आँखों में भी आँसू साफ नज़र आ रहे थे। अपनी लाडली बेटी की इतनी बुरी हालत देखकर उन लोगों का दिल रो रहा था। डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा था, मगर हैरानी की बात यह थी कि मैं अपने घर में मौजूद थी। मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाया गया, जबकि मेरी फैमिली डॉक्टर ही हमारे घर आकर मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। वह मेरा ख्याल रखने के लिए अपने साथ एक नर्स को भी लेकर आए थे। पूरे 2 दिन के बाद मैं कुछ बात करने के काबिल हुई थी। तब मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, बेटी तुम्हारे साथ यह सब कुछ कैसे हुआ? आखिर तुम कहाँ चली गई थी? मैं इस हादसे से बुरी तरह से डर चुकी थी और मैं फूट-फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी मम्मी-पापा को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं इस हालत में ही नहीं थी और मैं इस बात को दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। मेरा बचपन तो जैसे खत्म ही हो चुका था। मैंने हँसना-बोलना पूरी तरह से छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी जब मैं धीरे-धीरे रिकवर हुई, तो मैंने अपनी पूरी कहानी अपनी मम्मी को बता दी थी कि मैं किस तरह से घर आ रही थी। घर आते समय उन लड़कों ने
मुझे गाड़ी में बिठा लिया था और उसके बाद वहाँ मुझे एक बड़े से घर में ले गए थे और वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने मेरे साथ मेरी कहानी सुनकर मेरी मम्मी फूट-फूट कर रोने लगी थी। उनकी आँखों से लगातार आँसू निकल रहे थे। मेरे साथ जो हुआ था, वह तो उनको अच्छी तरह से पता था, लेकिन कैसे हुआ था, यह बात वह नहीं जानती थी और यह बात मेरे सब कुछ बताने के बाद क्लियर हो गई थी। मम्मी पछताने लगी थी कि उस दिन अगर वह मुझे स्कूल से लेने आ जाती, तो शायद मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता या फिर वह मेरे मना करने पर मुझे स्कूल भी नहीं भेज सकती थी। तब भी शायद मैं बच जाती, मगर मेरे भाग्य में शायद ऐसा ही होना लिखा हुआ था। मेरा सबसे बड़ा भाई 16 साल का था, जबकि दूसरा भाई मेरा 13 साल का था और मैं उस समय 11 साल की थी। इसके बावजूद भी उन लोगों को पता चल चुका था कि उनकी छोटी बहन के साथ क्या हुआ है। मैं मासूम बची थी, मेरी इज्जत और दागदार न हो जाए, इसलिए मेरे घर वालों ने पुलिस में उन लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। क्योंकि वह लोग अच्छी तरह से जानते थे कि वह लड़के ज़रूर किसी अमीर बाप के बेटे होंगे। जब वह इतनी हिम्मत के साथ यह सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर वह लोग अपनी दौलत के बलबूते पुलिस से छुटकारा भी पा सकते हैं। बस यही सोचते हुए मेरे घर वालों ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। इस तरह मेरे आरोपियों को सजा नहीं मिली और वह शरेआम घूमते रहे। धीरे-धीरे मैं अब जवान हो गई, लेकिन फिर भी मेरी इस कहानी ने मेरा अभी तक पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे घर वालों ने भले ही यह बात लोगों से छुपानी चाही कि उनकी बेटी की इज्जत के साथ बचपन में ही खिलवाड़ किया गया है, मगर फिर भी यह बात नहीं छुपी। आसपास के लोगों को यह बात अच्छी तरह से पता थी, क्योंकि जब मैं समय से अपने घर नहीं पहुंची थी, तो मेरे घर वाले परेशान हो गए थे। मम्मी ने पापा को ऑफिस में फोन कर दिया था कि शाम के 7 बज गए हैं, मगर बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई है। जबकि उसके स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे हो गई होती है। मेरे स्कूल में पढ़ने वाली आस-पास की सारी लड़कियों से भी मम्मी ने पूछताछ कर ली थी। उन लोगों ने भी यही बताया था कि मैं स्कूल से समय पर निकली थी, मगर घर क्यों नहीं पहुंची, ये बात वह नहीं जानती। इस वजह से मम्मी और ज़्यादा परेशान हो गई थी और उन्होंने पापा को कॉल कर दी थी। पापा भी ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे और मुझे तलाश करने लगे। आस-पास के काफ़ी सारे लोगों ने मुझे तलाश किया और कुछ रिश्तेदारों के घर भी उन्होंने फ़ोन कर दिया, मगर मेरा कुछ पता नहीं चल सका था। मेरी इज़्ज़त खराब करने के बाद उन दरिंदों ने रात के अंधेरे में मेरे स्कूल के गेट पर ही बुरी हालत में फेंक दिया था। पुलिस में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 घंटे के पहले नहीं लिखवाई जा सकती थी। किसी ने मेरे पापा को फ़ोन करके बता दिया कि आपकी बेटी स्कूल के बाहर स्कूल यूनिफ़ॉर्म में ही गंभीर हालत में पड़ी हुई है, आकर अपनी बेटी को ले जाओ। जिस पर मेरे मम्मी-पापा बुरी तरह से घबरा गए और वह लोग मुझे लेने के लिए निकल गए। जब उन्होंने मुझे स्कूल के बाहर गंभीर हालत में पड़े हुए देखा, तो उनके होश उड़ गए थे। जबकि मेरी मम्मी मुझे देखकर समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हो चुका है। पापा उसी समय पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जा रहे थे, मगर मम्मी ने रोक लिया था। उन्होंने कहा था कि हमें पहले अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहिए और यही वजह थी कि मम्मी ने पापा को अस्पताल जाने से भी रोक लिया। कहा कि हमें अपनी बेटी का इलाज घर में ही करवाना होगा। इस तरह हमारी बेटी बदनाम हो सकती है। आखिर बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। बेटी की इज्जत का ख्याल रखने के चक्कर में उन्होंने ना तो मेरा इलाज अस्पताल में करवाया और ना ही पुलिस में उन दरिंदों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। उन लोगों को लगता था कि ऐसा करने से उनकी बेटी सारी जिंदगी सर उठाकर जी सकती है, मगर उनको यह नहीं पता था कि ये दुनिया बहुत खराब है। किसी की लाचारी का फायदा खूब उठाना जानती है। मैं तो जैसे-जैसे ठीक हो गई थी, वक्त के साथ-साथ मेरे शरीर के जख्म तो भर गए थे, लेकिन मेरे दिल पर और मेरी इज्जत पर जो दाग लग चुका था, वह शायद सारी जिंदगी नहीं भर सकता था। मैं जवान हो गई थी, मेरी पढ़ाई तो उस दिन के बाद से ही खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि मेरे दिल से जीने की तमन्ना भी खत्म हो गई थी, मगर फिर भी मैं एक जिंदा लाश बनकर जी रही थी। बचपन से जवान होने तक का यह सफर मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना था, क्योंकि लोगों की बातों के डर की वजह से मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था।
आस-पास के लोग और मेरे कुछ रिश्तेदार इस बारे में अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि रिश्तेदारों और आस-पास के पड़ोसियों को तो बात का बतंगड़ बनाने के लिए एक छोटी-सी बात का ही इशारा काफ़ी होता है। और मेरे साथ तो वैसे भी एक इतना बड़ा हादसा हो चुका था। मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, उनकी पत्नी हमारे घर आ गई थी। मैं अपने भाई की शादी में भी शामिल नहीं हुई थी। मेरी भाभी दूसरे शहर की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अपने शहर में अगर मेरे पापा कहीं भी मेरे भाई के लिए लड़की देख रहे थे, तो उन लोगों को मेरी हकीकत के बारे में पता चल जाता था और मेरी वजह से मेरे भैया का रिश्ता नहीं लग पा रहा था। इसी बात को छुपाने की वजह से मेरी मम्मी ने दूसरे शहर की लड़की को भैया के लिए पसंद कर लिया था और इस तरह हमारे घर भाभी आ गई थी। मेरे भैया भाभी के साथ खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। मैं अभी भी घर में ही रहती थी। वक़्त और हालात ने मुझे बहुत तंग किया था। कुछ लोगों की बातें भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि हमारे घर आने वाले मेहमान मुझे किसी न किसी बात पर ताना मार ही देते थे, जिसकी वजह से अपने बचपन में होने वाले इस हादसे को मैं अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी, क्योंकि लोग किसी न किसी बात पर मुझे यह बात याद दिला देते थे कि बचपन में ही मेरी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ हुआ है। फिर एक दिन पापा भी हम लोगों को इस दुनिया से छोड़कर चले गए। छोटे भाई की नौकरी दूसरे शहर में लग गई थी और वह वहीं पर परमानेंट शिफ्ट हो गया था। वही नौकरी करता था और वहीं पर रहता था। कभी-कभी हम लोगों से फ़ोन पर बात कर लिया करता था। मम्मी को अपने बेटों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरा छोटा भाई गलत लड़कों की संगत में पड़ चुका था। भूल गया था कि वह एक संस्कारी परिवार का बेटा है। कुछ समय बीत गया तो पता चला कि मेरे छोटे भैया ने भी अपनी पसंद की लड़की के साथ दूसरे शहर में शादी कर ली और अब हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। बड़ी भाभी से भी आखिर यह बात किस तरह से छुप सकती थी कि इस घर में रहने वाली उनके पति की बहन के साथ बचपन में उसका कुंवारापन छीन लिया गया था। इसलिए भाभी ने बात-बात पर मुझे तंग करना शुरू कर दिया और वह चाहती थी कि ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की इस घर में ना रहे। जल्द से जल्द इसकी शादी कहीं पर फिक्स कर दी जाए। बात-बात पर वह मुझे ताने देती थी। अब घर में मैं, भैया, भाभी और मम्मी ही रह गए थे। मम्मी सब कुछ जानती थी, फिर भी भाभी से कुछ नहीं कह सकती थी। भैया भाभी से कुछ नहीं कहते थे, बल्कि और भाभी का साथ देते थे और मम्मी से कहते थे कि जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी कहीं पर कर दो, क्योंकि इसके साथ बचपन में जो हुआ है, वह हमारी ज़िंदगी के ऊपर पहले ही काफ़ी असर डाल चुका है। हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल से गुज़रे। इसलिए इसकी शादी करने के बाद इसे इतना दूर भेज दिया जाए कि इसका साया भी हम लोगों पर ना पड़े। मेरी मम्मी भैया को बहुत समझाने की कोशिश करती थी कि ये तुम्हारी बहन है, इसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इसके साथ गलत हुआ था। लेकिन भैया कहते थे कि इसके साथ गलत हुआ था, तो फिर आखिर इसमें हमारा क्या कसूर है? सारा ज़माना हमें इसकी वजह से बुरा-भला कहता है। अब इसकी शादी कर दो। हम इसे अपने घर में और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मम्मी के गले से लिपट कर फूट-फूट कर रोती थी और उनसे कहती थी कि अगर उस दिन आपने मेरे आरोपियों को सज़ा दिलवा दी होती, तो शायद आज मुझे लोगों की बातें सुनकर इतना अफ़सोस ना करना पड़ता। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, वह सर उठाकर इस दुनिया में जी रहे हैं और मैं अपना सर छुपाकर इस घर में रहती हूँ। मेरी मम्मी रोते-रोते कहती थी कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, बेटियों की इज़्ज़त बहुत कमज़ोर होती है। उस समय तुम्हारे साथ जो हुआ था, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी पर इसका और बुरा असर पड़े। मगर मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारा वहाँ बीता हुआ कल आने वाले कल पर इतना भारी पड़ने वाला है। तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी कर दूँगी। तुम अपने ससुराल में खुश रहोगी। मैंने मम्मी से कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती। पहले ही मैं लोगों की काफ़ी सारी बातें सुनती आई हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि ससुराल जाने के बाद भी लोगों की उल्टी-सीधी बातों का मुझे शिकार बनना पड़े। मम्मी कह रही थी, तुम फ़िक्र मत करो। मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे परिवार में करूँगी, जो लोग तुम्हें अपनी हथेली पर छाल बनाकर रखें। जिस दिन से भाभी को मेरी इस हकीकत के बारे में पता चला था, उस दिन से भाभी ने मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था।
और खुद सारा दिन घर में आराम करती थी। मम्मी बीमार थी, इसलिए मुझे मम्मी का भी ख्याल रखना होता था। भैया तो जैसे भाभी के पल्लू से बंधकर रह गए थे। छोटे भैया को तो हम लोगों की कोई फिक्र ही नहीं थी। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने अपनी बहन की वजह से यह खामोशी से शादी कर ली है, वरना उनके भाई की तरह उनके रिश्ते में भी उनकी बहन की वजह से रुकावट बार बार आती रहती। मैं सबकी बातें खामोशी से सुन सुनकर सब्र करती रहती थी। आखिर मैं इसके अलावा और भी क्या कर सकती थी? मेरे पापा तो इस दुनिया से जा चुके थे, इसलिए हम दोनों माँ-बेटी भाई के ही टुकड़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन भाभी ने भैया को मेरे रिश्ते के बारे में बताया और भैया को लड़के का फ़ोटो भी दिखा दिया था। भैया ने मम्मी को लड़के का फ़ोटो दिखाया। उस समय मैं भी कमरे में मौजूद थी। लड़के का फ़ोटो देखकर मम्मी खामोश हो गई थी। जब मैंने फ़ोटो पर नज़र डाली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि यह कोई लड़का नहीं था बल्कि 32 साल के उम्र का एक आदमी था। मैं 24 साल की जवान और खूबसूरत लड़की 32 साल के आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती थी। आखिर सारी ज़िंदगी मैंने इतना सब कुछ सहा था। अब आगे मेरे अंदर कुछ भी सहने की हिम्मत नहीं थी। मैं फ़ोटो देखकर रोने लगी थी और भैया से कहने लगी थी, "भैया प्लीज़ मेरे साथ यह सब कुछ मत करो। ये लड़का बड़े उम्र का है।" भैया कहने लगे, "शुक्र मनाओ, तुम्हारा इस आदमी के लिए भी रिश्ता आ गया है, वरना तुम्हारी इज़्ज़त के चर्चे इतनी दूर-दूर तक फैल चुके हैं। उस हिसाब से तो तुम्हें कोई भी अपने घर की बहू स्वीकार न करे। शुक्र मनाओ अपनी भाभी का, जो तुम्हारे लिए यह रिश्ता लेकर आई है। तुम्हें पता है यह रिश्ता तुम्हारे लिए कितनी दूर से आया है। ये लड़का गाँव का रहने वाला है, अच्छा खासा कमाता है। इन लोगों को हमने तुम्हारी फ़ोटो भेज दी है। तुम इन लोगों को पसंद आ गई हो और वह लोग सिंपल तरीके से शादी करने के लिए अगले हफ्ते आ रहे हैं। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे भाई होते हुए तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर भी तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश कर चुका हूँ, मगर कोई भी तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। एक यही आदमी है जो तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाने के लिए तैयार हो गया है। तो इसलिए खामोशी से शादी करने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। अगले हफ्ते यह लोग बारात लेकर आ जाएंगे। भैया तो यह बात कहकर कमरे से निकल गए थे, मगर मैं मम्मी के गले से लगकर काफी देर तक रो रही थी और मम्मी से कह रही थी, मम्मी क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मेरी शादी इतनी उम्र के आदमी के साथ हो रही है? मम्मी कहने लगी, बेटी तुम्हारा भाई सही कह रहा है, यहाँ तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तुम नहीं जानती, मैंने भी कई लोगों से तुम्हारे रिश्ते के बारे में कहा हुआ है, मगर हर जगह तुम्हारा बीता हुआ कल साया बनकर तुम्हारे पीछे चलकर आ जाता है। देखो इस लड़के के साथ शादी करोगी तो यह तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखेगा, क्योंकि यह तुम्हारी हकीकत के बारे में नहीं जानता है। अगर यह हम तुम्हारी किसी जवान लड़के के साथ शादी कर देते हैं और अगर उसने तुम्हें खुश नहीं रखा, उसको तुम्हारी पुरानी कहानी के बारे में पता चल गया, तो वह तुम्हें सारी जिंदगी अपने अत्याचार का निशाना बनाता रहेगा। सारी जिंदगी तुम्हें तंग करेगा और ऐसा भी हो सकता है कि शादी की पहली रात ही तुम्हें छोड़ दे। इसलिए कहती हूँ कि तुम प्लीज इसी लड़के के साथ शादी करके खुशी-खुशी अपना घर बसा लो। यह लड़का उम्रदार है, इसे तुम जैसी खूबसूरत लड़की मिल रही है, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मेरी मानो तो इसके साथ शादी कर लो और इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर मरते हुए नहीं देख सकती। बहू ने तुम्हें घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। पहले ही मेरी बेटी काफी कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सारी जिंदगी लोगों की बातें सुनती रहे। अब अपने बारे में सोचो और इस लड़के के साथ शादी कर लो। मम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी और मैंने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था और सोच लिया था कि अब जैसा मेरे साथ हो रहा है, होने दिया जाए। भैया भाभी की मर्जी से मैंने खामोशी से शादी कर ली थी। मम्मी से अलग होने का मुझे बहुत ज़्यादा गम था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मम्मी ने मुझे यही कहकर विदा किया था कि अपने ससुराल में अपने इस राज को खुलने मत देना, चाहे जितना छुपाने की कोशिश करना पड़े, क्योंकि अगर यह राज तुम्हारे ससुराल तक पहुँच गया, तो तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी भी पूरी तरह से तबाह कर देगा। मम्मी की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया था। भला कौन इंसान ऐसा होता है जो जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाले, जबकि मेरा तो उस समय भी कोई कसूर नहीं था, जब मैं मासूम थी।
फिलहाल मेरी जैसे-तैसे शादी हो गई थी और मैं विदा होकर अपने 32 साल के पति की पत्नी बन गई थी। ससुराल में मेरा बड़ी इज़्ज़त के साथ स्वागत किया गया था। मेरी सास बार-बार यही कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं होता, मेरे बेटे को इतनी अच्छी और सुंदर बहू मिल गई है। वह मुझे बहुत प्यार कर रही थी। मेरी ससुराल में मेरे पति और सास के अलावा कोई भी नहीं था, मगर सुना था कि इन लोगों का बहुत बड़ा परिवार है। ससुर दुनिया से जा चुके हैं, 2 नंदे, वह दोनों अपने ससुराल की हो गई हैं और मेरे पति के 3 भाई भी थे, जो मेरे पति की उम्र में बहुत छोटे हैं और उन तीनों की शादी हो कई साल हो चुके हैं। मेरा पति अपने सारे बहन-भाइयों से सबसे बड़ा था। न जाने इसने अपनी शादी करने में इतनी देर क्यों लगा दी थी। मेरी सास ने मुझे अच्छे तरीके से तैयार करके मेरे पति के कमरे में बैठा दिया था और मैं अब अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। जब मेरा पति कमरे के अंदर आया और मुझे देखते ही वह मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करने लगा। कहने लगा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जिसे तुम जैसी खूबसूरत और कम उम्र की लड़की मिली है। वरना सारी ज़िंदगी मुझे यही लगता था कि मैं कुँवारा ही रहूँगा, क्योंकि मेरी उम्र इतनी निकल चुकी है कि मुझे कम उम्र की लड़की तो दूर की बात, कोई अपनी लूली-लंगड़ी बेटी भी देने के लिए तैयार नहीं था। तुम्हें पाने के बाद मैं बहुत भाग्यशाली हो गया हूँ। अपने पति की बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई थी कि चलो, मेरा पति एक अच्छा इंसान लग रहा है। मगर मुझे यही डर था कि अगर मेरे बारे में मेरे पति को पता चल गया तो न जाने क्या होगा। सुना है कि कुंवारेपन के बारे में शादी की पहली रात ही पता चल जाता है। मैं तो बार-बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति को मेरे बारे में कुछ पता न चले और अगर पता चल भी जाए तो वह मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं अब अपनी ज़िंदगी में और मुश्किलों का सामना नहीं कर सकती थी। बातें करते-करते धीरे-धीरे मेरा पति मेरे करीब आने लगा। फिर ना जाने मेरे पति के दिल में क्या ख़्याल आया कि वह मुझसे दूर हो गया और मुझसे कहने लगा, कोमल, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत बताना चाहता हूँ। यह बात मुझे तुमसे इस समय करनी तो नहीं चाहिए, मगर मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की ज़िंदगी किसी गलतफ़हमी में गुज़रे। हम दोनों अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत प्यार और सच्चाई से करें, तभी अच्छा होगा, क्योंकि झूठ पर कभी रिश्ते कायम नहीं रहते। अपने पति की बात सुनकर मैं अचानक हैरान हो गई थी। ना जाने वह अपनी ज़िंदगी का ऐसा कौन-सा सच मुझे बताने जा रहा था, जिसको बताने के लिए उसकी आँखों में अचानक आँसू आ गए थे। मैं परेशान इसलिए नहीं थी कि वह अपनी ज़िंदगी का कोई सच मुझे बताने जा रहा था, बल्कि मैं इसलिए परेशान हो रही थी कि अगर वह मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई सच बताने जा रहा है, तो ज़रूर उसके बदले में वह मुझसे भी मेरी ज़िंदगी के किसी सच के बारे में ज़रूर पूछेगा और अगर ऐसा हुआ, तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं अभी से सोच में गुम थी कि मेरा पति कहने लगा, क्या तुम जानना चाहोगी कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ? मैं खामोश रही थी। वह कहने लगा, बस मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। मुझे तो वैसे भी अपना डर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझे मेरा पति ना छोड़ दे। इसलिए मैंने अपने पति को भरोसा दिलाया कि आप बेफ़िक्र होकर मुझे अपने बारे में बता सकते हो। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। मेरे पति ने मुझे इस बात का वादा ले लिया था और मैंने भी अपने पति को झट से भरोसा दिला दिया था कि वह मुझे अपनी सच्चाई के बारे में बता दे। अपने पति की बात सुनने से ज़्यादा मुझे अपने लिए डर लग रहा था। फिर मेरे पति ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा, मेरी मम्मी-पापा ने मुझे गाँव से शहर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया था। मैं कॉलेज के बिगड़े हुए लड़कों की संगत में आ गया था। वहाँ लोग मुझे सिगरेट पिलाया करते थे, जुआ खेलने के लिए भी फ़ोर्स करते थे। खाली समय में हम लोग यही काम किया करते थे। मैं पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उस समय मेरी उम्र 18 साल थी। एक दिन हमारे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी थी। फेयरवेल पार्टी कंप्लीट होने के बाद हम सब लोगों ने अपने लिए एक पर्सनल पार्टी रखी हुई थी। हम लोगों ने पहले तो खूब सारी ड्रिंक की और उसके बाद हम लोग तेज़ रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे। जब अचानक मेरे एक दोस्त की नज़र स्कूल से निकलती हुई एक छोटी-सी बच्ची पर गई, जो सिर्फ़ 10 या 11 साल की होगी। हम दोस्तों ने प्लान बनाया कि इस बच्ची को किडनैप करके इसके साथ गलत काम करते हैं। मैं भी अपने दोस्तों के साथ इस काम में पूरा-पूरा शामिल था और फिर हम लोगों ने
उस लड़की को रास्ते से उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और मेरे ही दोस्त के एक फार्म हाउस पर उसे ले गए। मगर मैंने उन लोगों से कहा कि सबसे पहले मैं इस लड़की का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। तुम लोग अपने लिए कहीं और अरेंजमेंट कर लो। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा, हम लोग कहीं और अरेंजमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम इसका सबसे पहले फ़ायदा उठा लेना। तुम्हारे लिए इतना ज़रूर कर सकते हैं। वह मासूम बच्ची बुरी तरह से रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मगर मुझे उस पर कोई रहम नहीं आया और मैं उसे कमरे में ले गया और सबसे पहले उसकी इज्जत मैंने खराब की और उसके बाद मेरे दोस्तों ने। वह लड़की जब बेहोश हो गई, तो हमने उसे दोबारा उसी स्कूल के गेट के सामने फेंक दिया। आधी रात के समय हमने उसे फेंक दिया था ताकि हमें कोई देख ना सके। हम लोग नशे की हालत में थे और फिर उसके बाद हम अपने घर आ गए। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। सुबह के समय जब मेरा नशा कम हुआ, तो मैं ट्रेन से अपने घर आ गया था। यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरी बहन की इज्जत के साथ भी किसी ने खिलवाड़ किया है, जबकि मेरी बहन जवान थी। मेरी बहन जिस लड़के से प्यार करती थी, उसने उसका फ़ायदा उठाया था और वह शादी के लिए भी इनकार कर रहा था। मेरी बहन बुरी तरह से तड़प रही थी। अपनी बहन की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही थी। बड़ी मुश्किल से हमने अपनी बहन की शादी उसी लड़के के साथ करवाई थी। गांव के कुछ बड़े-बड़े लोगों को इकट्ठा किया, पंचायत हुई। पंचायत में फैसला यही हुआ कि मेरी बहन की शादी इसी लड़के के साथ होनी चाहिए, जिसने मेरी बहन की इज्जत खराब की है। ऐसा होने से सारे गांव में मेरी बहन की बहुत बेइज्जती हुई थी और साथ-साथ मेरी भी खूब बेइज्जती हो रही थी, क्योंकि वह मेरी बहन थी। मुझे उस दिन एहसास हुआ था कि जिस बच्ची की मैंने और मेरे दोस्तों ने इज्जत खराब की है, शायद उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। मेरे दोस्तों को शायद इस बात का एहसास ना हुआ हो, मगर मुझे इस बात का पूरा-पूरा एहसास था, क्योंकि मेरी बहन पर जो बीत रही थी, वह शायद मेरी वजह से ही हुआ था। क्योंकि मैंने किसी की बेटी की इज़्ज़त ख़राब की थी। वह भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, मासूम बच्ची थी। हमने तो उस पर इतना भी रहम नहीं किया कि वह अभी मासूम है, कुछ जानती भी नहीं है। हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर उस समय नशे की हालत में हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। आज इस बात को पूरे 13 साल हो गए हैं। हर रात मेरे सपने में उस मासूम लड़की का चेहरा घूमता रहता है, जो मेरे आगे बिलख-बिलख कर रो रही थी और मुझसे माफ़ी माँग रही थी और कह रही थी, मुझे मेरे मम्मी-पापा के पास छोड़ दो, मगर मैंने उस पर रहम नहीं खाया। शायद उस दिन अगर मैं उसके साथ ऐसा ना करता और उसे अपने दोस्तों से भी बचा लेता, तो बदले में मेरी बहन के साथ भी कुछ गलत नहीं होता। मैं उस दिन से आज तक रो-रो कर उस लड़के से माफ़ी माँगता हूँ। मेरे घरवाले मेरी शादी करना चाहते थे, मगर मैं अभी तक इसीलिए कुँवारा रहा क्योंकि मैं एक लड़की का मुजरिम हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने शादी कर ली, तो मैं अपनी पत्नी को क्या मुँह दिखाऊँगा कि जो लड़की मेरी पत्नी बनकर इस घर में आएगी, वह एक ऐसे इंसान की पत्नी बनेगी, जिसने एक मासूम बच्ची की इज़्ज़त खराब कर दी थी। मुझे डर है कि मेरी ऐसी गलती पर मेरी बहन के साथ जो हुआ, वह वापस पलटकर मेरी औलाद के साथ ना हो। बस मैं शादी करने से इसलिए डरता था और मैंने अपने सारे छोटे भाई-बहन की एक-एक करके शादी करवा दी, लेकिन अपनी शादी नहीं की। अपने घर वालों से भी मैंने सारी ज़िंदगी यह बात छुपा कर रखी, क्योंकि मैं उनका सामना नहीं कर सकता था। लेकिन अब मेरे सारे भाई शादी करने के बाद अलग हो चुके हैं, अपने परिवार के साथ। मेरी बहन ने भी अपने ससुराल वालों में खुश है। पिता इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए मुझे अपनी बीमार माँ का ख़्याल है। मेरी बीमार माँ मेरे लिए काफ़ी कुछ करती है और बस हमेशा उसके लबों पर यही ख्वाहिश रहती है कि बेटा तुम अपनी शादी कर लो। मरने से पहले मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। बस अपनी माँ की बातों की खातिर मैं शादी करने के लिए राज़ी हो गया। मेरी माँ की शुरू से ही यही चाहत रही थी कि मेरी पत्नी खूबसूरत हो, कम उम्र की हो, मगर मेरी हरकतें ऐसी थी, मुझे नहीं लगता था कि मुझे कभी अच्छी पत्नी मिल सकती थी। मैंने इसी वजह से अपनी सारी उम्र निकाल दी और इतनी उम्र हो जाने के बाद भी मुझे तुम जैसी पत्नी मिल गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज़ मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझे छोड़कर मत जाना। अगर वह लड़की आज ही मेरे सामने आ जाएगी, तो मैं उससे माफ़ी माँग लूँगा, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा रहा हूँ। मेरी आँखों के सामने बार-बार उस बच्ची का चेहरा आता है, मुझे सुकून नहीं लेने देता। मेरे पति इस बात पर फूट-फूट कर रोने लगा था।
मगर अपने पति की बात सुनने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी और उससे डाइवोर्स मांगूंगी। और मैंने ऐसा ही कहा था। मैंने अपने पति से कहा, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। मेरा पति जो सर झुकाकर रो रहा था, अचानक एक झटके से उसने सर उठाया और कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुमसे पहले ही वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मैं जानता हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है, इसलिए मैंने तुम्हें हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करने से पहले ही यह सब कुछ बता दिया। मैंने अपने पति के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, क्योंकि आज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और उससे कहा कि जिस लड़की की जिंदगी तुमने बर्बाद की थी, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ जो स्कूल के रास्ते से आ रही थी और तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज मेरे साथ यह सब कुछ मत करो। मगर तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ शादी भी मेरी इसी वजह से हुई है, क्योंकि मेरी इस उजड़ी हुई कहानी के पीछे तुम्हारा हाथ है। मुझसे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तुम्हारा रिश्ता आने पर मेरे घर वालों ने इसलिए शादी कर दी कि तुम मुझे खुश रखोगे और मेरे बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी वजह से खुशियां नहीं देखी, हंसना बोलना मैं भूल गई थी। मेरे ऊपर तुम्हारी वजह से इतने अत्याचार हुए कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर गई। भगवान तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। मेरा बदला तुमसे जरूर लिया जाएगा। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया था। तुम्हारी वजह से सारी जिंदगी मैं अपने घर में कैद होकर रही हूँ। मैंने तुम्हारी वजह से क्या कुछ नहीं सहा। ये कहकर मैं फूट-फूट कर रोने लगी और मेरा पति हाथ जोड़कर मेरे आगे रिक्वेस्ट करने लगा। कहने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। जितनी गलती मेरे दोस्तों की है, उससे कई ज्यादा गलती मेरी भी है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम चाहो तो मुझे जान से मार सकती हो, मगर प्लीज मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो। आज भगवान ने मुझे मेरी गलतियों की माफी तुम्हें मेरी पत्नी बनाकर दे दी है। उसने एक मौका दिया है कि मैं तुम्हें अपने सामने बिठाकर तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। प्लीज मुझे माफ कर दो। वह बार-बार तड़प-तड़प कर रो रहा था और मुझसे माफी मांग रहा था। हम दोनों की सारी रात इसी तरह से गुजर गई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा मन तो यही कर रहा था कि मैं ऐसे इंसान को छोड़कर चली जाऊं, लेकिन यह बार-बार यही कह रहा था कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई, तो मैं अपनी जान ले लूँगा, क्योंकि मुझे सारी ज़िंदगी सुकून नहीं मिला। और अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, तो शायद जितनी ज़िंदगी रह गई है, वह भी बेचैनी से गुज़रे कि इससे अच्छा यही होगा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। उसने मुझसे कहा, मुझसे जो भी गलती हुई है, वह जवानी के जोश की गलती थी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। कोई तुम्हें कुछ कहेगा, तो उसकी ज़बान खींच लूँगा। मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो तुम खुशी-खुशी मेरा घर छोड़कर चले जाना। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। बस प्लीज़ तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो और मेरे साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। मैं बार-बार अपने पति को कोस रही थी, लेकिन फिर तंग आकर मैंने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान से गलती अगर हो जाए तो एक बार उसे माफ़ कर देना चाहिए। और मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में कोई रिस्क नहीं लूँगी। अगर मेरे पति ने भी मुझे कभी तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़कर चली जाऊँगी। और फिर मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया। इस तरह हम दोनों की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी। मेरे पति ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे दिल में उसके लिए जितनी नफ़रत भरी हुई थी, वह सब खत्म हो गई। मेरी सास ने मुझे बिल्कुल मेरी माँ की तरह प्यार किया। इस घर में मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे पति ने मुझे इतना प्यार दिया कि कभी मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं उसको छोड़कर जा सकूँ या उससे कोई शिकायत कर सकूँ। आज भी मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे पास 2 बच्चे हैं और मुझे लगता है कि शायद मेरी शादी आशीष के अलावा किसी और से हुई होती, तो मैं वहाँ पर इतनी भी खुश नहीं रहती, जितनी मैं यहाँ पर अपने पति के साथ खुश हूँ। कभी-कभी गलती करने वाले इंसान को माफ़ करने पर हमें भी एक नया सबक मिलता है कि हमारे माफ़ी की वजह से सामने वाला इंसान इतना सँभल गया कि उसने गलती करने के बारे में दोबारा कभी सोचा भी नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।